करते हैं बल की परिभाषा। कल हम सबने पढ़ा था जड़त्व क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है, तो हमने कल भी बताया था जड़त्व की माप क्या है। ये क्वेश्चन है, जड़त्व की माप है, विकल्प दिए हुए हैं 4, बल, वेग, द्रव्यमान और संवेग। आज आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है ये जड़त्व जो है किसकी माप है, तो ये आपको बताना है जड़त्व जो है किसकी माप है। आंसर दिया, इसमें विकल्प 4 है, बल है, वेग है, द्रव्यमान है और कौन है, संवेग है। तो हम सब शुरू करते हैं बल का जो है, हम सब शुरू करते हैं बल की परिभाषा। देखें तो कल पढ़े थे F बराबर यम इंटू कितना ए, जैसा कि हम सबने इसको जो है सिद्ध कर चुके थे, F बराबर यम इंटू कितना ए। तो याद रखेंगे बल की जो परिभाषा है वो जो है गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से आया था। तो समझते हैं परिभाषा के लिए। देखो तो यहां पे मान लेते हैं, माना यम मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है। तो समझते हैं यहां पे देखो रख देंगे F बराबर कितना हो जाएगा 1 इंटू ए। तो F बराबर कितना हो जाएगा ए। ए क्या है, त्वरण है। त्वरण कितने होते हैं, त्वरण 2 होते हैं, एक होता है धनात्मक त्वरण, एक होता है ऋणात्मक त्वरण, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। इस ऋणात्मक का दूसरा भी नाम क्या है, मंदन त्वरण, इसका दूसरा नाम है मंदन त्वरण। तो समझते हैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है इसलिए इसको धनात्मक, इसकी वैल्यू निगेटिव होती है इसलिए इसको ऋणात्मक। देखो अब देखो परिभाषा हम सबका निकल गया। मीन्स एक द्रव्यमान पे, 1 kg द्रव्यमान पे जो त्वरण उत्पन्न होता है वही बल की क्या है, माप। मीन्स अगर हम सब परिभाषा में समझें तो 1 kg द्रव्यमान पर उत्पन्न होने वाले त्वरण को ही हम सब क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। तो इसको परिभाषा हम सब अपनी भाषा में समझ लेंगे। किसी वस्तु के 1 kg द्रव्यमान में उत्पन्न होने वाले त्वरण को हम सब क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। देखो भाई, किसी वस्तु के 1 kg द्रव्यमान में उत्पन्न होने वाले त्वरण को, उत्पन्न होने वाले त्वरण को क्या कहते हैं, त्वरण को बल कहते हैं। तो मात्रक हम सब कल ही समझ चुके थे, तो आज फिर एक बार मात्रक फिर से, क्योंकि मात्रक ही पूछता है। बताओ बल का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होगा। तो समझते हैं बल का मात्रक। देखो पद्धति कितनी होती है, 3। तो एक होता है एम के एस, एक होता है एस आई, ऐसे 4 हो जाएंगे। एक होता है सी जी एस, एक होता है एफ पी एस। एफ पी एस जो है सबसे पुरानी पद्धति है इसलिए इसको नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो भाई इसमें हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस आई यूनिट में क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन कौन था भाई, बल का आविष्कारक था न्यूटन। तो इसमें हमको पता है, कल बताया था कि क्या होता है डाइन। इसको पढ़ना नहीं है तो एक बार फिर से लिखते हैं, एक डाइन बराबर 10 की घाते 5 न्यूटन। तो याद रखेंगे एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं भाई, 10 की घाते 5 न्यूटन। आइए हम सब फिर गति के द्वितीय समीकरण के कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पूछता है। किसी ना किसी जो है एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ ऐसा क्यों होता है। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम, गति के तृतीय नियम। लेकिन फाउंडेशन क्लासेस में इसी चीज को क्या पूछता है, एक्सप्लेनेशन पूछता है। देखो पहला क्या है हम सबका, क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींचता है। अगर फाउंडेशन क्लास में अगर पूछना रहेगा तो देखो कैसे पूछता है, क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है, इसका रीजन समझते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या भैया, एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। देखो समझते हैं, यहां पे एफ जो है 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एफ जो है 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक संवेग पर, एक समय पर। तो समझते हैं एफ जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है, एफ जो है डेल्टा टी के व्युत्क्रमानुपाती है। मींस अगर समय ज्यादा हो जाए तो बल वहां पे क्या होगा, कम होगा। तो इसी समय को कम करने के लिए देखो क्या करता है खिलाड़ी, यहां पे देखो, यहां पे कोई
अगर प्लेयर्स है और बॉल आ रही है, समझते हैं ये कोई प्लेयर्स है और ये बॉल इधर से आ रही है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट अपने हाथों को यहां पे अपने ये बॉल को पकड़ लेगा। देखो ये अगर ये डायरेक्ट बॉल को पकड़ रहा है तो उस समय समझते हैं, उस समय समझे कि गेंद और इसके हाथ के बीच का जो टाइम होगा वो कम होगा। यहां पे अगर टाइम कम है, मींस अगर टाइम यहां पे कम है तो समझेंगे, अगर बल का मान ज्यादा होगा तो इसका मतलब टाइम का मान क्या होगा भाई, कम होगा। देखो टाइम का मान कम होगा, दूसरा क्या है, बल का मान अगर कम है तो समय का मान क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। तो दोनों एक दूसरे से, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, समझते हैं जब ये डायरेक्ट ये बॉल आ रही है और ये हाथ में पकड़ लेता है तो देखो समय कम है क्योंकि डायरेक्ट पकड़ लिया तुरंत, समय कम बल का मान ज्यादा। तो देखो अब चोट न लगे उसके लिए क्या करता है, हाथ को पीछे खींचेगा, क्योंकि अगर यहां तक ये खींच के लाएगा, मान लो यहां पे 1 सेकंड टाइम लग रहा है, इसको 1 सेकंड लग रहा है, तो यहां से खींचकर यहां तक लाएगा लगभग 5 सेकंड लगेगा। 5 सेकंड अगर लग गया तो यहां पे समझे, अगर टाइम का मान ज्यादा हो गया, टाइम का मान ज्यादा है, इसका मान बल का मान कम होगा। इसका मतलब क्या है, खिलाड़ी इसीलिए अपने हाथ को पीछे खींचता है ताकि टाइम बढ़ जाए, गेंद और उसके हाथ के बीच का टाइम बढ़ जाए और बल का मान क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि उसको चोट ना लगे। अगर बॉल आती है और तुरंत पकड़ लेता है तो उसको क्या होता है, चोट लग जाता है। अगला समझेंगे, बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है, घुसती क्यों है, इसको समझते हैं भाई। देखो मान लीजिए यहां पे कोई एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, यहां से एक बुलेट आ रही है, समझते हैं, ये गन की एक बुलेट है, मींस एक गोली है, जो कि देखो अगर ये इसके पास जा रहा है, इसके पास जाएगा तो ये क्योंकि शार्प एज है, शार्प होता है, हमको पता है, अगर शार्प एज है तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत इंसल्ट कर जाएगा, तुरंत इंसल्ट करेगा। मींस देखो हमको पता था P बराबर होता है F बाई ए, एरिया कम है बल का मान ज्यादा हो जाएगा, शार्प है मींस ये शार्प होगा तो भाई बल का मान ज्यादा होगा, तुरंत इंसल्ट करेगा। इसी रीजन से क्या है यहां पे समझे, F बराबर होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T। देखें समय कम होगा तो बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, इसीलिए बुलेट तुरंत यहां पे आती है और तुरंत इंसल्ट कर जाती है, क्यों, क्योंकि समय का मान कम हो जाता है। अगला समझे, वाहनों में साकर लगे होते हैं, इसका रीजन क्या है समझे। देखो इसका रीजन समझाते हैं हम सब, ये जो साकर लगे होते हैं गाड़ियों में, इसका रीजन समझते हैं। देखो साकर जो है ऐसे बने होते हैं गाड़ियों में, समझते हैं। देखो जैसे ये क्या होगा, जैसे कोई गड्ढा वड्ढा आएगा तो ये तुरंत क्या होगा भाई, नीचे जाता है, डाउन टाइम नीचे होगा इसका, क्योंकि नीचे जा रहा है। और ऊपर का टाइम क्या होगा, ऊपर का टाइम, डाउन टाइम ऊपर होगा, देखो डाउन टाइम नीचे होगा और डाउन टाइम क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि तेजी से अंदर जाएगा और ऊपर धीरे से उठता है, ताकि आदमी को क्या न लगे भाई, झटके न लगे। डाउन टाइम मतलब नीचे का समय, जो उसको शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं, जो कि शॉक एब्जॉर्बर मतलब जो झटके उठके होते हैं, वो नीचे का जो टाइम होता है, जो समय नीचे जा रहा है वो अधिक होता है, समय अधिक होगा, लेकिन जो ऊपर जाता है वो धीरे जाता है। इसी से समझेंगे समय, देखो समय कम है, हम तो यहां पे समझ चुके हैं, समय अगर कम है तो बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, इसीलिए वो कंफर्ट से बैठा रहता है। अगर समय कम है, देखो समय जो है ज्यादा रहता है, समय ज्यादा है बल का मान कम है, समय नीचे वाला डाउन टाइम ज्यादा है और ऊपर वाला अधिक है, इसलिए समझेंगे यहां पे जो है बल का मान कम होगा, डाउन टाइम में बल का मान कम होगा, ऊपर के टाइम में बल का मान क्या होगा भाई, अधिक होगा, बल का मान अधिक होगा। इसी वजह से क्या होता है, कंफर्ट बेटर है। अगर देखो अगर इसी का उल्टा हो जाए, डाउन टाइम कम हो जाए और डाउन टाइम कम हो जाए और ऊपर जाने वाला तेज हो जाए, तो उस पे जो गाड़ी पे बैठा रहता आदमी, उस पे क्या हो जाएगा, वो उसको गिरने का चांस रहेगा। इसीलिए कभी कभी अगर साकर जो है लीक कर जाता है तो आदमी को रिपेयर करना पड़ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि डाउन टाइम कम है और क्या है, जबकि अप टाइम क्या है, स्लो है, डाउन टाइम कम है, तो बल का मान भैया कम है, नीचे जाने वाला झटका नहीं पाता, ऊपर आता है तो आराम से, क्योंकि इसको ये चीजें पता है इसलिए पकड़ के रखता है। चलो अगला समझते हैं, कांच के बर्तनों को डिब्बे में
डिब्बे में या कागजों में अथवा तिनकों में लपेट कर रखा जाता है। आप सब देखे होंगे कभी जो घरों में फ्रिज आते हैं अथवा टीवी आते हैं या कांच के कुछ सामान आते हैं तो वो हमेशा किस में पैक होते हैं, या तो थर्माकोल में पैक रहेगा या तो कागज में पैक रहेगा। कभी कदार कोरियर वाले को देखो भाई, कोरियर वाला भी जब आता है तो कभी कदार जो है थर्माकोल में पैक करके लेके आता है अथवा कुछ ऐसे प्लास्टिक को लगाता है जिसमें शॉक एब्जॉर्बर हो। तो इसी रीजन से यहां भी है। देखो समझते हैं, अगर कागज लगा देगा तो उस समय क्या हो जाएगा, देखो समझते हैं, अगर कागज लगा देगा तो उस समय क्या होता है भाई, अगर कागज लगा देगा तो उस समय क्या होगा समझते हैं। देखो डायरेक्ट जो है कोई भी चीज डायरेक्ट जो है फर्श के कांटेक्ट में नहीं जाएगी, वो किसी थर्माकोल कांटेक्ट में आ रहा है, इसका मतलब डाउन टाइम। अगर थर्माकोल लगा दिया इसका मतलब है, थर्माकोल अगर लगा दिया तो इसका मतलब है कि जो कांटेक्ट हो रहा है वो स्लो हो रहा है, इसका मतलब बल का मान क्या है, ज्यादा है। आगे देखें, अगर तेजी से होगा तो वहां पे बल जो है कम होगा। इसीलिए क्या होता है, थर्माकोल लगा के उसके शॉक एब्जॉर्बर प्रॉपर्टी को बढ़ा दिया जाता है अथवा कागज लगा के उसके शॉक एब्जॉर्बर को बढ़ा दिया जाता है। समझते हैं। देखो सीमेंट के फर्श पर गिरने पर अधिक चोट लगती है, जबकि उसी ऊंचाई से रेत के ढेर पर गिरने पे जो है कम चोट लगता है। उसका रीजन समझते हैं। देखो फर्श पे अगर गिरता है तो डायरेक्ट वो जो है ईंट या सीमेंट जो भी उसे प्लास्टर किया हुआ है, जो फर्श है सीमेंट का, उसके कांटेक्ट में आता है। जबकि रेत लिखा है मीन सैंड लिखा है, तो रेत देखो डाउन टाइम नीचे जाता है, क्योंकि रेत ऐसे अगर लिखा रहेगा भाई तो यहां पे देखो कभी आप रेत पे चल रहे होगा, पैर रखते हैं तो ये नीचे जाता है, फर्श नीचे जाता है, उसके बाद जो है रुक जाता है। तो इसी तरीके से यहां भी है, फर्श नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, उस पे कांटेक्ट एरिया मतलब संपर्क समय जो है ज्यादा है, क्योंकि रेत नीचे जा रहा है, अभी संपर्क नहीं आया। और लेकिन फर्श पे है तो फर्श पे गिरेगा तो ना नीचे जाएगा ना कहीं, ये डायरेक्ट जो है समय कम है, उसको चोट ज्यादा लगेगा, मतलब बल ज्यादा लग जाएगा। रेत में क्या है, डाउन टाइम, जो नीचे जा रहा है समय बढ़ गया, इसलिए बल का मान कम है। तो याद रखेंगे ऊपर वाले में, मतलब जो सीमेंट पे गिर रहा है वो चीजें किस पे लग रहा है, जो सीमेंट पे गिर रहा है वो समय कम है, मतलब ऊपर वाले में लग रहा है, सीमेंट के लिए ऊपर वाला होगा, मतलब समय कम है, बल का मान ज्यादा। चलो आइए हम सब फिर समझते हैं। गति के द्वितीय नियम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो है, सीमेंट के फर्श पर गिरने पर अधिक चोट लगती है, जबकि उसी ऊंचाई से रेत के ढेर पर गिरने से कम। देखो तो हम सबको वही सिस्टम फिर है कि यफ का मान कब भाई ज्यादा है तो टी का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। लेकिन अगर यफ का मान कम है तो समय का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। देखो समझते हैं इसको। देखो अगर कोई आदमी फर्श पे गिरता है, वो भी किस फर्श पर, सीमेंट के फर्श पर, तुरंत गिरेगा और तुरंत उसके फर्श के चपेट में आएगा, तो समय का मान क्या हो गया, कम। जब मतलब बल का मान ज्यादा हो गया, इसका मतलब है कि फर्श पे गिरता है तो तुरंत समय में कंटेक्ट बना लेता है, इसका मतलब ऊपर वाला जो होगा वो सीमेंट के लिए काम कर रहा है, भैया समय कम है, चोट उसको ज्यादा लगेगा। और देखें अब यहां ये रेत के लिए लगेगा, क्योंकि आप रेत पे अगर दौड़ते भी हैं चलते भी हैं ना तो रेत हमेशा ऊपर से नीचे जाता है, इसलिए कांटेक्ट समय जो है बढ़ जाता है और बल का मान क्या होगा, कम हो जाता है, क्योंकि समय का मान बढ़ा तो बल का मान कम, तो नीचे वाला जो होगा रेत के लिए होगा। तो याद रखेंगे कि कभी भी सीमेंट के या कभी भी सॉलिड पे अगर आप गिर रहे हैं तो हमेशा समय का मान कम है तो बल का मान अधिक, बल मतलब चोट लगता है। अगर कभी भी आप थर्माकोल या किसी ऐसे चीज पे गिर रहे हैं जो कि नीचे की ओर दब रहा है, जैसे आप जंप करके कभी भी आप लोहे की सीट पे बैठो या चौकी पे बैठो तो आपको चोट लगेगा, जबकि आप अगर उस पर कुछ बिस्तर लगा दें या गद्दा कोई लगा दें तब आप बैठे, जंप करके बैठे तो उसमें जो है आपको चोट कम लगेगा। रीजन क्या है, जो हम सब वैसे चौकी पे बैठ रहे हैं या लोहे की सीट बैठ रहे हैं उसमें समय जो है तुरंत कंटेक्ट बना रहा है चौकी से और लोहे से, जबकि अगर हम सब कुछ भी बिछा देते हैं उस पर बिस्तर, बेड पे कुछ भी बिछा देते हैं, गद्दे या जो भी बिछाना है आपको, तो उसमें क्या है, पहले आपको गद्दे के संपर्क में आता है, उसके बाद उस पे संपर्क में आता है, इसलिए समय का ज्यादा हो जाता है, उस सॉलिड के कंटेक्ट का फोर्स का मान कम हो जाता है, इसलिए आपको चोट जो है कम लगती है। आइए हम सब शुरू करते हैं न्यूटन के तृतीय नियम को समझते हैं। गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ द
मोशन। तो समझते हैं इसकी जो परिभाषा है, इस परिभाषा को समझते हैं। जो डिफिनीशन है, प्रत्येक क्रिया की एक बराबर व विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है, जो कि दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। तो इस तरह से याद रखेंगे, क्रिया और जो है प्रतिक्रिया एक दूसरे से क्या है भाई, कोरिलेट है, मींस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां पे क्रिया होगा वहां प्रतिक्रिया, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं, मींस एक्शन एंड रिएक्शन का भी ला बोलते हैं। तो देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। गति के तृतीय नियम का एग्जांपल है रॉकेट का ऊपर जाना, रॉकेट जो ऊपर जाता है ये है। जेट हवाई जहाज जो ऊपर जा रहा है वो भी है। घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना वो भी है। मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर जाना वो भी गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। अगला कौन सा है, कुएं से जल खींचना, ये भी इसका एग्जाम्पल है। नाव से किनारे पर उतरना, ये भी इसका एग्जाम्पल है। बंदूक चलाने पर बंदूक पीछे की ओर आती है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। क्रिया प्रतिक्रिया, देखो एक एक चीज को समझते हैं। रॉकेट जो है क्या करता है, देखो रॉकेट है अगर ये हम सबका, देखो ये अगर रॉकेट है तो देखो रॉकेट में क्या होता है, ये धुएं निकलती रहती हैं, क्योंकि जो उसमें फ्यूल जल रहा है ये वही धुआं है जो कि फ्यूल जल रहा है। इसमें धुआं निकल रहा है, नीचे की ओर धुआं निकल रहा है। समझते हैं, देखो ये क्या कर रहा है, धुआं क्या कर रहा है, इसको जो है पीछे की ओर ढकेल रहा है। मीन्स ये जो धुआं है ये पीछे की ओर बल लगा रहा है। तो यही हमको पता है कि क्रिया के प्रति क्या होगा, प्रतिक्रिया। ये नीचे की ओर लगा रहा है, तो ये यहाँ की जो भी गैसें होंगी इसको किधर की ओर उतरेंगे, ऊपर की ओर। तो धुआं जो है नीचे की ओर, लेकिन जो गैसें हैं यहाँ पे, जो गैसें हैं वो किधर लगा रही है, ऊपर की ओर। इसी सिद्धांत पर क्या करता है, रॉकेट उड़ता है। धुआं नीचे की ओर बल लगा रहा है और जो गैसें हैं वो ऊपर की ओर। इसी तरीके से ये रॉकेट ऊपर उड़ता है। जेट हवाई जहाज जो होता है वो भी ठीक इसी की तरीके से काम करता है, बस क्या रहेगा, रॉकेट की जगह जेट रहेगा। जेट हम सब जानते ही हैं, उसमें क्या होता है, जेट फाइटर होता है, एरोप्लेन फाइटर होते हैं, उसमें क्या होते हैं, हम सबका ड्राइवर जो है बैठे रहते हैं उसमें। उसमें से क्या होता है, जो एनिमीज होते हैं उनको टारगेट बना के क्या करते हैं, उन पे हमला करते हैं। अगला देखेंगे, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। तो समझते हैं इस चीज को। अगला देखो, मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना। देखो मनुष्य क्या कर रहा है पृथ्वी पर, जैसे ये कोई सपोज करो आदमी है, ये किधर चल रहा है भाई, आगे की तरफ चल रहा है, मीन्स इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। तो करता क्या है, ये इधर बल लगा रहा है, पीछे की ओर। ये जो बल लग रहा है ये पृथ्वी की ओर पीछे। आप चल के भी देख सकते हैं कि आपका जो पैर होता है हमेशा पृथ्वी को पीछे धकेलता है, मीन्स पैर द्वारा पीछे बल लगता है। अब पृथ्वी क्या करता है भैया, आगे की ओर बल लगाता है। ये जो बल लग रहा है ये पृथ्वी द्वारा लग रहा है। तो इसी रीजन से हम सब आगे चलते हैं, आगे जो है चल पाते हैं। जितना भी कदम आगे चलते हैं या पीछे चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस किसका देन है, गति के तृतीय नियम का देन है। अगर ये नहीं होता तो कोई ये नहीं बताता कि कैसे हम सब चल रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया से चल रहे हैं या किसी और नियम से चल रहे हैं। तो समझते हैं, कभी कभी पूछता है आपके पैरों द्वारा पृथ्वी पर कैसा बल लगता है, तो याद करेंगे कि ये क्रिया लग रहा है, क्योंकि हम सब चल रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तो ये पीछे की तरफ क्रिया, आगे की तरफ जो बल लगे रहा है वो प्रतिक्रिया होगा। देखो कुएं से जल खींचना, अब इसको समझते हैं। जो कुएं से रस्सी डाल के आदमी खींचते हैं, देखो ये व्हील होता है और यहाँ पे ऐसे लगे रहते हैं, ये बाल्टियां होती है। तो यहाँ पे ये बाल्टी हमने बना दिया, तो समझते हैं ये आदमी यहाँ पे खड़ा होता है। देखो इसको क्या कर रहे हैं हम सब भैया, इधर खींच रहे हैं अपनी की तरफ, लेकिन इसका जो वेट है ना ये नीचे की तरफ इसका काम कर रहा है। मीन्स हम सब जितना आगे खींच रहे हैं वो भी उतना ही प्रयत्न करता है पीछे खींचने का। तो इसी तरीके से काम करता है ये। नाव से किनारे पर उतरना, इसको समझते हैं। आप देखेंगे कभी भी आप कहीं भी गए होंगे, गंगा जी या कहीं भी घूमने गए होंगे, तो नाव जब भी नाव वाला आपको उतारता है तो हमेशा किनारे करके वो पकड़ के रखता है। उसका रीजन समझते हैं। मान लो ये यहाँ पे फर्श है और ये पानी के अंदर है, ये पानी में है। तो आप जब भी आप जो है उतरते हैं तो समझते हैं, देखो इस नाव को आप पीछे ढकेलते हैं, मतलब पीछे आप बल लगा रहे हैं। आप द्वारा जो बल लग रहा है वो पीछे लग रहा है। अब नाव क्या करेगा भाई, नाव भी आपको आगे की तरफ बल लगाएगा। मीन्स इस इधर जो लग रहा है आगे, वो कैसा बल लग रहा है भैया, आर, मतलब क्रिया। जो आगे की तरफ लग रहा है वो क्रिया, पीछे की तरफ जो लग रहा है वो प्रतिक्रिया। याद रखेंगे, इसीलिए क्या होता है, नाव को कभी भी देखे होंगे गंगा जी या किसी भी आप
समुद्र के किनारे गए होंगे तब भी आप देखेंगे नाव पे जो क्या करता है, नाव को बांध के रखते हैं। कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी है उसको हमेशा बांध के ही रखते हैं। क्यों बांध के रखते हैं? क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के हिसाब से अगर आप कहीं भी अगर इसको आप उतरेंगे तो इसको पीछे ढकेलते हैं आप, लेकिन नाव क्या करता है, आपको आगे। अगर ये नहीं बांध के रखा रहेगा, जैसे ही आप उतरेंगे इसका नाव आ जाएगा पीछे। हो सकता है आप उतर भी सकते हैं और नहीं भी उतर सकते हैं, मीन्स आप उतरते समय पानी में भी गिर सकते हैं। इसका यही देखो, बंदूक चलाने पर बंदूक का पीछे जाना तो क्या होता है समझते हैं। देखो मान लेते हैं ये कोई हम सबका क्या है भाई, बंदूक है। चल यहां पे इसका ये ट्रिगर होता है, ये हम सबका क्या है, ऐसे एग्जांपल है हम सबका, इसको समझते हैं। ये कोई एक ट्रिगर है। क्या होता है, इसको जब ये क्या करती हैं हम सब, जब ट्रिगर को दबाते हैं तो अगर आदमी सही से बंदूक अगर नहीं पकड़ के रखता तो क्या होता है, देखो हम सब बल लगा रहे हैं किधर, गोल, ये जो बुलेट है ये निकल रही है आगे, बुलेट निकल रहा है आगे, हम सब के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो आगे, क्योंकि ट्रिगर को ऑन किया ये बल लग रहा है आगे। तो बंदूक, ये बुलेट जो है पीछे की तरफ बल लगाती है, मतलब ये जो गोली है ये किधर बल लगा रही है भैया, पीछे की तरफ। मींस हमारे द्वारा जो बल लग रहा है वो आगे की तरफ, बंदूक की तरफ, बंदूक वाला जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। तो इतने एग्जांपल है। कभी कभी इसमें से कोई पूछ लेता है, बताओ इसमें से कौन सा गति के तृतीय नियम पे आधारित है, तो हम सबका इस तरीके से न्यूटन के तीनों नियम कंप्लीट हो गए, गति के तीनों नियम कंप्लीट हो गए। तो याद रखेंगे पहला क्या था, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा गति अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाइबल न लगाया जाए। तो उस परिभाषा में दो तीन लोग इन्वॉल्व थे। एक तो इन्वॉल्व था हम सबका जड़त्व को ही कौन बताया था, गैलीलियो ने बताया था। इसके पहले हम सब पढ़ चुके थे अरस्तु के नियम को, जो अरस्तु ने बताया था वो गलत था, क्योंकि त्वरित गति कराना है तो आपको बल लगाना ही पड़ेगा, जबकि उन्होंने बोला था कि उन्होंने बोला था कि अगर आपको त्वरित गति कराना है तो बल लगाने की जरूरत है, जबकि हम सबको पता था कि अगर किसी स्लोप एरिया में चले थे तो वहां से डाउन आए थे तो वहां बल की जरूरत नहीं थी। द्वितीय नियम में क्या था भाई, जो हम सबका उत्पन्न हुआ था बल F बराबर m इंटू कितना A, तो ये किसका था, द्वितीय नियम का था। द्वितीय नियम के कई एग्जांपल्स भी हम सब ने समझा था। और क्या इस तरीके से ये तीसरा नियम तो हम सब ने अभी पढ़ के ही रखा है, तो याद रखेंगे इसको मन के दो। तो हम सब ने गति के तीनों नियम को पढ़ लिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। पहला क्या है भाई, समझते हैं। देखो क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, आप जो काम कर रहे हैं या जो चल फिर रहे हैं दिस इज द क्रिया, अगला आपको जो एक्ट कर रहा है दिस इज द प्रतिक्रिया। तो समझते हैं। देखो क्रिया को अगर हम सब समझते हैं, मान लो अगर आप चल रहे हो पृथ्वी पे, तो हमने बताया पृथ्वी पे अगर चल रहे हो तो आपके द्वारा जो बल लग रहा है, आपके द्वारा जो बल लग रहा है वो पीछे, पृथ्वी के द्वारा जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है भैया, आगे। मींस आप जो बल लगा रहे हो F1, इसके बाद F2। तो देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इधर ये जा रहा है, इसका ये अपोजिट है। तो यहां इसका मतलब F1 का मान जो है बराबर होगा, ज्यादा नहीं लगाएगा। ज्यादा अगर लगाएगा ना तो आपको गिरने का भी चांस है, इसलिए जितना F1 होगा उतना ये भी होगा F2। लेकिन ये चीज ध्यान रखें, एक दूसरे से अपोजिट है, इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। तो हम सब लिखेंगे F1 प्लस कितना F2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो समझते हैं। कभी कभी आप पूछता है बताओ क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का परिणामी बल कितना होता है, परिणामी बल या बलों का योग, बलों का योग कितना होता है, याद रखेंगे 0 होता है, 0 होता है। चलो एक हमने ये समझ लिया। दूसरा क्या समझते हैं भैया, जो रॉकेट नोदन होता है, देखो जो रॉकेट नोदन होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया पे ही आधारित होता है, क्रिया प्रतिक्रिया पे ही आधारित होता है। मींस इसको हम सब एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण, इसका एक नाम है संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण पर। तो याद रखेंगे रॉकेट जो नोदन होता है वो किस पे होता है, संवेग संरक्षण पर। अगला क्या है, F बराबर m इंटू कितना होता है A, या डेल्टा P बाई कितना होता है, डेल्टा T। ये फार्मूला भी याद रखेंगे। चल
तो इसी तरीके से है। और क्या है, चौथा समझते हैं जड़त्व। जड़त्व बराबर क्या था, आई बराबर क्या था, एम आर स्क्वायर। ये भी याद रखेंगे भाई, ये भी फार्मूले होते हैं इसके। और देखो गत के समीकरण समझते हैं। गत के समीकरण, गत के समीकरण हम सब पढ़ के रखें। v बराबर u प्लस माइनस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अगला क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2a यस, 2a यस। अगर आपका, हमको पता है कि अगर ये a का मान g रख दें और यस का मान h रख दें, तब भी हो जाएगा पृथ्वी से रिलेटेड, मतलब गुरुत्वाकर्षण से आधारित। तो इतने ही अभी गति और गति के समीकरण में इतने ही हम सबने समझा है। अगला जो है बल का परिभाषा समझ चुके हैं, बल क्या होते हैं, मात्रक समझ चुके हैं। इस तरीके से याद रखेंगे इतने पॉइंट। चलो पांचवा पॉइंट वो है, तो 6 पॉइंट को समझते हैं। जड़त्व के नियम को, कभी कभी आप पूछता है बताओ जड़त्व के नियम को क्या कहते हैं। तो जड़त्व का नियम किसने दिया था, जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। ये याद रखेंगे, कभी कभी आप पूछता है भाई बताओ किसको कहते हैं, तो याद रखेंगे इतना।